नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से गायब चल रहे डॉक्टरों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने ऐसे 17 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला किया है जो महीनों से और कुछ तो वर्षों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने इन डॉक्टरों को कई बार नोटिस भेजे थे, लेकिन ना तो वे ड्यूटी पर लौटे और न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। इसके अलावा मरीजों के साथ खराब व्यवहार, इलाज में लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी के मामलों में भी कई डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। इन सभी को जल्द ही अधिकारी का आदेश जारी कर नौकरी से हटाया जाएगा। मरीजों के लिए खराब व्यवहार और लापरवाही के आरोप में 4 डॉक्टरों पर विभागीय जांच बिठाई गई है। इसके अलावा कानपुर मेडिकल कॉलेज से तबादले के बाद जालौर मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन न करने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं कई डॉक्टरों की सैलरी बढ़ोतरी में भी रोक लगा दी गई है। राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू की महिला रेजिडेंट के यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास के आरोपी डॉक्टर रमेश के आतंकी कनेक्शन की भी जांच जारी है। छानबीन में सामने आया कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन से एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में रमेश की मुलाकात हुई थी। रमेश तब से शाहीन की विचारधारा से प्रभावित था और इस तथ्य के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां आरोपी के आतंकी कनेक्शन के बारे में भी छानबीन कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि रमेश एफआईआर दर्ज होने के बाद से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के साथ संपर्क में था और आरोपी ने पीएफआई के जरिए कुछ वकीलों से भी मदद मांगी थी। आरोपी के घर पर कुर्की के आदेश का नोटिस चस्पा होने के बाद उसके करीबियों ने कोर्ट में समर्पण की सलाह दी थी और इसके बाद ही रमेश लखनऊ पहुंचा था। और इससे पहले कि आरोपी कोर्ट में समर्पण करता, पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रमेश सबसे पहले आगरा में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में आया था। रमेश और परवेज एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े थे। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस रमेश ने और कितनी युवतियों का यौन शोषण किया था। माना जा रहा है कि मामले की विवेचना अगर दूसरी एजेंसी को दी जाती है तो कई बड़े राज खुलकर सामने आएंगे। बंदायूं के उजानी क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है। गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित मेंथा फैक्ट्री के एक कैबिन में आज सुबह 3 लोग मृत मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। एक मृतक के परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि कुछ लोग दम घुटने से मौत होना बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ फैक्ट्री परिसर में इकट्ठी हो गई और हंगामा शुरू कर दिया गया। सूचना मिलते ही उजानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर छानबीन की गई। यह वही फैक्ट्री है जिसमें कुछ महीने पहले भीषण आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित मेंथा फैक्ट्री बैंक ऑफ बड़ौदा में बंधक है और फैक्ट्री कर्मचारियों ने सुबह कैबिन में सिक्योरिटी गार्ड जोगेंद्र यादव 30 वर्षीय, भानु यादव 26 वर्षीय और विवेक यादव को मृत अवस्था में देखा और तीनों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के परिजन और तमाम ग्रामीण पहुंचे। हंगामा कर दिया गया। जोगेंद्र यादव के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक तीनों शवों पर चोट के निशान नहीं है। कैबिन में हीटर लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से तीनों की मौत हुई होगी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मड़ियान थाना क्षेत्र के मड़ियान बाजार में दिल दहला देने वाली घटना सामने, जहां एक सौतेले बेटे ने अपनी मां और भाई की निर्मम हत्या कर दी। स्थानीय बाजार निवासी बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी आयुष गुप्ता 32 वर्षीय और उसकी मां उषा गुप्ता 62 वर्षीय की धारदार हथियार से उसके ही सौतेले बेटे राहुल गुप्ता ने हत्या कर दी। शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश के दौरान जब आरोपी वापसी में तिराहे पर सौतेले भाई का शव गिरा हुआ देखकर उसे चादर से ढकने का प्रयास कर रहा था, तभी बाजार में मौजूद 2 राहगीरों की नजर उस पर पड़ी। शोर मचाने पर आरोपी घबराकर अपने घर की ओर भाग निकला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राहुल गुप्ता को ट्रैक्टर ट्रॉली और हथियार सहित हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल गुप्ता ने अपनी सौतेली मां के शव को नहर में फेंकने की बात कबूल कर ली और दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। पंचनामा कर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना मड़ियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेहर की घटना है, जहाँ पर कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी सौतेली मां और अपने सौतेले भाई आयुष को धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जो आयुष था उसका शव बरामद किया गया है और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो उसकी सौतेली मां थी उसका शव उसने, जैसा कि उसने बताया है, कि नहर में डाल दिया है। हमारी जो टीम है लगी हुई है, शीघ्र उसको बरामद किया जाएगा। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
मकर संक्रांति पर संगम तट पर 15 जनवरी को आस्था का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। मेला प्रशासन ने इस मौके पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम स्नान के अनुमान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अरेल, छूसी और संगम क्षेत्र में करीब 24 घाटों पर शासन की व्यवस्था की गई है और स्नान की व्यवस्था के साथ श्रद्धालु जिस तरफ से आएंगे उसी के नजदीक घाट पर स्नान कराने की तैयारी की जा रही है। 2024 में मकर संक्रांति पर करीब 29 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और इस बार भीड़ को देखते हुए स्नान घाटों की लंबाई बढ़ाकर 3.70 किलोमीटर कर दी गई है और पिछली बार यह लंबाई केवल 2 किलोमीटर ही थी। मेला क्षेत्र में खास सड़कें तैयार की गई हैं। तीर्थ पुरोहितों, आचार्यबाड़ा, दंडीबाड़ा, खाकचौक सहित प्रमुख आध्यात्मिक संस्थाओं के शिविर आज सज चुके हैं। मथुरा के थाना रिफाइनरी पुलिस ने 15 दिन पहले गेहूं के खेत में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अभी इस सनसनीखेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी पति और उसके सहयोगी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती 28 दिसंबर 2025 को रांची बांगर से करनाल रोड पर एक गेहूं के खेत में करीब 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका की शिनाख्त नीता पत्नी राकेश निवासी फतेहपुर बलदेव के रूप में की थी और जांच में सामने आया कि नीता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति राकेश ने ही अपने दोस्त ललित उर्फ मंगल के साथ मिलकर की थी। मुखबिर की सूचना पर थाना रिफाइनरी पुलिस ने बरेली हाईवे बाईपास स्थित कोयला अलीपुर कट के पास घेराबंदी की और खुद को घिरा देकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में ललित उर्फ मंगल घायल हो गए, जबकि उसके साथी राकेश को भी पुलिस ने दबोच लिया। ललित एक शातिर अपराधी है जिस पर पहले से ही हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे 19 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बिना नंबर की HF डीलक्स मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 और 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के कानपुर जिले के बिल्हौर इलाके में एक मंदिर के पास प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने के मामले में बिल्हौर के थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जानवरों के अवशेष मिलने के विरोध में स्थानीय लोगों और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किए जाने के बाद की है। पुलिस सूत्रों ने यह मामला शाम को सामने आया और जब ये ग्रामीणों ने बिल्हौर के गन्नापुर इलाके में एक मंदिर के पास पशुओं के अवशेष, मांस, हड्डियां और खाल देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। उन्होंने बताया कि इसके तुरंत बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवशेष जानबूझकर धार्मिक स्थल के पास रखे गए थे। मौके पर निरीक्षण और शुरुआती जांच के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बिल्हौर के थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज, चौकी प्रभारी प्रेमवीर सिंह, बीट अधिकारी आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पहचान की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे। तो तत्काल यहाँ पे हम लोग ने अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियाँ हैं और खाले भी हैं और यहाँ पर काफ़ी जनाक्रोश होने के कारण यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा थी। हम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज SI प्रेमवीर, हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। और जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ अभी FIR लिखाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे एडिशनल में लगे हैं। सर, वादी कौन रहेगा? वादी इसमें पुलिस रहेगी। पुलिस की तरफ से पुलिस क्योंकि मौके पे पहले पहुंची और पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस इसमें FIR कराएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे के लोगों को परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को प्रदेश के 8 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है, जबकि करीब 20 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूर्वी यूपी में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान लगभग स्थिर रहेगा। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र ने बताया कि 13 जनवरी की सुबह पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और इसी के देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जनवरी को भी दोनों संभागों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 15 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बारिश के आसार बनेंगे। ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में दर्ज किया गया, जहां पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।